क्लास ए भी पुश पुल एम्पलीफायर, क्लास बी में जो क्रॉसओवर डिस्टॉर्शन आ रही थी और जो उसमें प्रॉब्लम थी हमारे पास के 0.7 वोल्ट्स का जो है वो ड्रॉप की वजह से सिग्नल क्रॉसिंग पॉइंट पे आपको एक फ्लैट लाइन मिल रही है और आपको आउटपुट नहीं मिल रही, जिसको हमने क्रॉसओवर डिस्टॉर्शन का नाम दिया था। तो उस प्रॉब्लम को भी हमने खत्म करना है। उस प्रॉब्लम को खत्म कैसे कर सकते हैं? उसका मेथड ये है कि हमारे पास के जब हमारे पास दो टाइप के क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर थे, एक ट्रांसफार्मर कपलिंग वाला और एक हमारे पास था कॉम्प्लीमेंट्री डायोड वाला। तो पहले ट्रांसफार्मर कपलिंग में देख लेते हैं कि इसमें हम क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन कैसे खत्म कर सकते हैं। इसमें हम करते क्या है, हम एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट लगाते हैं। ठीक है, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट में लगा के हमने एक एक्सटर्नल वीसीसी दे दी, यहाँ पे अटैच कर दी, उसके साथ एक रेजिस्टेंस लगाया और उसके साथ एक डायोड लगाया। ठीक है, अब इस डायोड की जगह हम रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं, लेकिन हमें उससे भी कैलकुलेट करना पड़ेगा कि हम किस वैल्यू की रेजिस्टेंस लगाएं सो दैट के यहाँ पे 0.7 वोल्ट का ड्रॉप आए। बट डायोड लगाने का फायदा ये है कि हमें कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। हमें पता है कि जो डायोड है उसने 0.7 वोल्ट ही कंज्यूम करने हैं और उसके बाद उसमें शॉर्ट हो जाना है। तो हमें पता है कि हर केस में इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के दरमियान जो वोल्टेज है वो 0.7 वोल्ट ही रहेगी। ठीक है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं हमने यहाँ पे 5 वोल्ट ही दिए हैं और हमने कुछ रेजिस्टेंस लगाई है। तो अब उसके बाद फिर हम जब देखेंगे एमीटर वोल्ट मीटर लगा के, तो हमें पता चलेगा कि ये जो हमारा पोर्शन है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 0.7 वोल्ट। ठीक है, और जब ये 0.7 वोल्ट पे है, इसका मतलब क्या है कि आपको इस पॉइंट पे हमेशा 0.7 वोल्ट मिलेंगे। इस पॉइंट पे 0.7 वोल्ट मिलने का बेनिफिट क्या है? आप यहाँ पे एक वेवफॉर्म दे रहे थे, रिकॉल करें हमने कॉमन एमिटर एम्पलीफायर में कहा था कि अगर एक एक एसी सिग्नल है और उसके साथ हम एक डीसी सिग्नल अप्लाई करते हैं, तो उससे क्या होता है, एसी सिग्नल थोड़ा सा अप साइड पे चला जाता है। अप साइड पे जाने का मतलब क्या है कि अगर ये एक रेफरेंस है और ये रेफरेंस 0 वोल्ट है, ठीक है, और इस रेफरेंस के कॉरेस्पॉन्डिंग जो है वो आपके पास एक साइन वेव है। ठीक है, ऐसे। और अब हमने क्या किया, इसके साथ अटैच कर दिया 0.7 वोल्ट। ठीक है, इसी वेवफॉर्म से अटैच कर दिया जो कि अब ये आया है, इसका 0.7 वोल्ट अटैच हो गया। तो इससे हुआ क्या है, इससे हुआ ये है कि जो हमारे पास रेफरेंस पहले 0 वोल्ट था, अब वो ही रेफरेंस 0.7 वोल्ट पे चला गया, मीन से वो वोल्टेज ऐड हो गई है और अब वही वेवफॉर्म आपको ऐसे मिलेगी, उस रेफरेंस के क्रॉस मिलेगी। ठीक है, अगर पहले ये जो पीक थी ये 5 पे थी, अब ये वाली जो पीक है ये 5.7 पे आएगी। ठीक हो गया, तो ऐसे उसमें एडअप हो जाता है। तो अब हो क्या रहा है कि पहले जो 0.7 वोल्ट इस सिग्नल से कंज्यूम हो रहे थे, एसी सिग्नल के 0.7 कंज्यूम हो रहे थे इसका इसका पोटेंशियल वेरिएंट पोटेंशियल अचीव करने के लिए, अब वो कंज्यूम नहीं हो रहे। अब हम वो जो 0.7 वोल्ट है वो एक्सटर्नली अटैच कर दिया हमने यहाँ पे। तो ये वाले जो 0.7 वोल्ट हैं, ये वाले 0.7 वोल्ट अब यूज होंगे इसका पोटेंशियल ओवरकम करने के लिए। ठीक है, इसका भी और इसका भी। ठीक है, दोनों केसेस में पॉजिटिव ही क्यों चाहिए हमें, बिकॉज हम यहाँ पे ट्रांजिस्टर एनपीएन ही यूज कर रहे हैं और एनपीएन के लिए हमें 0.7 वोल्ट ही चाहिए। सिर्फ जब ये जो साइकिल्स हैं यहाँ पे हम डिवाइड कर रहे हैं और यहाँ पे दोबारा कंबाइन कर रहे हैं, लेकिन बैरियर पोटेंशियल दोनों के केस में हमें 0.7 वोल्ट चाहिए।
क्योंकि दोनों ट्रांजिस्टर हमारे पास एनपीएन है। ठीक है, तो ये जो डायोड है ये सर्व करता है एज ए 0.7 वोल्ट वोल्टेज सोर्स। और इस वजह से हम अब क्या होता है, इस वजह से जो जो भी वोल्टेज यहाँ पे कंज्यूम हो रही थी इस सिग्नल की, वो नहीं होती और हमें आउटपुट पे कंप्लीट सिग्नल मिलता है। ठीक है जी। जी, बोथ ट्रांजिस्टर ऑफ एनपीएन टाइप्स। अब बोथ एनपीएन टाइप्स है, इसीलिए हम नेगेटिव 0.7 वोल्ट को नहीं दे रहे हैं, हम पॉजिटिव 0.7 वोल्ट दे रहे हैं। सेकेंड हमारे पास है जी कॉम्प्लीमेंट्री पुश पुल। अब इसमें हमारे पास नेगेटिव 0.7 और पॉजिटिव 0.7 दोनों आएंगे। ठीक है, और वो दोनों ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। वो अब इस केस में हम क्या कर रहे हैं, इस केस में भी हम डायोड से यूज कर रहे हैं। अब इस केस में ये देखें जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो वोल्टेज है, या यहाँ से अगर आप वोल्टेज डिवाइडर बाय से आए और इस पॉइंट पे रखते हैं और इस पॉइंट पे रखते हैं, तो यहाँ पे आपको इसका जो वोल्टेज है वो 0.7 वोल्ट मिलेगा। ठीक है, 0.7 वोल्ट यानी कि जब पॉजिटिव साइकिल हमारे पास आ रहा है, पॉजिटिव साइकिल यहाँ पे कंडक्ट, तो यहाँ पॉजिटिव कंडक्शन कब स्टार्ट होगी, जब ये 0.7 वोल्ट हमें यहाँ पे मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक हो गया। तो अब इस केस में भी ये है कि जो हमारे पास एक्सटर्नल काम, यानी कि जो एक्स्ट्रा काम इस वोल्टेज सोर्स ने करना था, वो वाला काम अब ये डायोड कर रहा है। और अब ये जो डायोड है ये प्रोवाइड करेगा जो भी नेसेसरी हमारे पास वेरिएट पोटेंशियल रिक्वायर्ड है। These two diode cause transistor to be biased into conduction। ठीक है, ट्रांजिस्टर को कंडक्शन में करने के लिए दो डायोड यूज करते हैं, cause of slight conduction। अच्छा, अब जो क्लास बी एम्पलीफायर था वो कुछ टाइम के लिए ऑफ हो रहा था। ये जो एम्पलीफायर बना है ये किसी भी टाइम के लिए ऑफ नहीं हो रहा, ये थोड़े से क्लास बी से थोड़े से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए ऑन रह रहा है। तो इसको हमने एक नई टाइप का एम्पलीफायर डिक्लेयर कर दिया और इसको हमने ये कहा कि ये क्लास ए बी एम्पलीफायर है, क्योंकि ये कंप्लीट साइकिल के लिए कंडक्ट कर रहा है, इसमें 0.7 वोल्ट का ड्रॉप भी नहीं आ रहा। तो इस केस में ये कंप्लीट साइकिल के लिए कंडक्शन हो रही है और हम कह देते हैं कि ये क्या है, क्लास ए बी एम्पलीफायर है। ठीक है, और ये पॉजिटिव वीसीसी यहाँ पे 0.7 वोल्ट क्रिएट कर रही है और यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे नेगेटिव वीसीसी अटैच की हुई है। ये जो नेगेटिव वीसीसी है ये यहाँ पे नेगेटिव 0.7 वोल्ट क्रिएट करेगी। तो यहाँ पे हमें मिलेगा -0.7 और यहाँ मिलेगा +0.7। ठीक है, तो ये जो डायोड्स हैं अब ये इसको कंडक्शन में ले जाएंगे, ये इसको कंडक्शन में ले जाएगा और ये इसको कंडक्शन में ऑलरेडी लेके जा चुका है। और जब ये कंडक्शन में ऑलरेडी जा चुके हैं तो फिर हमारे पास जो सिग्नल आ रहा है उसको एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ेगा। तो इसकी वेवफॉर्म देख लेते हैं, वेवफॉर्म इसकी हमारे पास कैसे जनरेट होती है और किस शेप की होती है। एडवांटेज, हाँ जी, एडवांटेज क्या होगा क्लास ए बी एम्पलीफायर का, क्लास बी पे वही एडवांटेज होगा कि पॉसिबल डिस्टॉर्शन एलिमिनेट होगी। The AC load line of NPN transistor of a complementary push pull। अब एसी लोड लाइन पे, यानी कि जो भी हमने इसकी ट्रांजिस्टर की लोड लाइन है, हमने पहले ही कहा था कि हम उसको कट ऑफ पॉइंट पे बायस करते हैं। मतलब ये कि हम जो भी हमारे पास आईसी आ रहा है उसकी वैल्यू अगर हम लोड लाइन पे ऑब्जर्व करें तो वो नियर टू दिस वाई एक्सिस आएगी। ठीक है, और अगर हम वीसीई की वैल्यू नोट करें तो वो नियर टू एफ एक्सिस आएगी। तो हमारे पास ये वाला जो कुछ कोई पॉइंट बन रहा है जो कि हमारा एक कट ऑफ पॉइंट है। अब ये कट ऑफ पॉइंट कैसे है कि ये देखो, ये सिग्नल को यहाँ पे एक्सटेंड करें, इस चीज को यहाँ एक्सटेंड करो, ये आपका यहाँ से रेफरेंस बन रहा है। ठीक है, अब इस रेफरेंस से लेकर आपका जो अपर पॉइंट है करंट का, वहां तक का जो सिग्नल है
वो तो आपका अपीयर होगा, उससे नीचे वाला सिग्नल अपीयर नहीं होगा, वो कट हो जाएगा, ठीक है, एलिमिनेट हो जाएगा। इसी तरह आउटपुट पे आप आते हो तो उसमें भी आपका यहाँ से लेकर ये जो नीचे वाला रेफरेंस है यहाँ पे का सिग्नल तो अपीयर होगा, इससे बाहर जितना होगा वो अपीयर नहीं होगा, ठीक है। तो ये कट ऑफ हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये जो एम्पलीफायर है ये हमने कट ऑफ पॉइंट पे बायस किया हुआ है। और ये जो करंट है आईसी, ये लोड रेजिस्टेंस के थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं। आईसी हमारे पास तो कलेक्टर पे लगा होता है, ठीक है, और वीसी कलेक्टर का पे अटैच होती है, और आरएल हमारे पास कलेक्टर पे अटैच होती है। तो जितना भी हमारे पास लोड होगा उस पर डिपेंडेंट होगा हमारा कलेक्टर करंट। तो सिंपल वी इक्वल टू आई आर से हम कलेक्टर करंट फाइंड कर लेते हैं। ड्रॉ द ऐसी लोड लाइन फॉर द एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो ऐसी लोड लाइन हमेशा ड्रॉ होती है आईसी और वीसीसी के दरमियान। तो हम अगर आपको कहीं पे भी ऐसी लोड लाइन ड्रॉ करने का क्वेश्चन आए तो उसका क्या मतलब है? उसका क्या मतलब है कि आपने एक तो आईसी उस सर्किट में से एक तो आईसी की वैल्यू फाइंड करनी है और दूसरी वीसी की वैल्यू फाइंड करनी है, और वो जो वैल्यूज आएंगी उसको आपने ग्राफ पे प्लॉट कर लेना है। वो आपके पास जो है वो क्यू पॉइंट आ जाएगा, और या फिर वो हम कह देंगे कि वो एसी लोड लाइन। अब ये मैक्सिमम वीसीसी 15 वोल्ट है, वो यहाँ पे यहाँ पे आपने रख ली। आईसी आपने इसका फाइंड कर लेना है, और वो आपको पता लग जाएगा बेचना है, तो उससे आपके पास एसी लोड लाइन ड्रॉ हो जाएगी। लोड लाइन बेसिकली एक दो पॉइंट का कॉम्बिनेशन है, आईसी का और वीसी का, ठीक है। तो ये दो पॉइंट जब आप फाइंड कर लेंगे तो आपके पास उनको अपने अटैच कर देना, तो आपके पास लोड लाइन आ जाएगी। लेकिन ये पॉइंट्स आएंगे कैसे? ये पॉइंट्स आपके पास कैलकुलेशन के थ्रू आएंगे। The maximum peak output voltage is less than for the power supply. Uh, जितनी आपके पास मैक्सिमम वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज है, ठीक है, तो वो सप्लाई आउटपुट यहाँ पे जितनी आपको आप ले सकते हैं वो पावर सप्लाई से थोड़ी सी लेस होगी, ठीक है। स्टार्ट में मैंने बताया था कि आप ऐसा एम्पलीफायर अपने एम्पलीफायर बनाया, इसका बहुत ज्यादा गेन है, आप यहाँ पे 1 वोल्ट दे रहे हैं और फिर आप एक्सपेक्ट करें कि यहाँ पे 100 वोल्ट आ जाएंगे, क्योंकि गेन शो है, तो ऐसा नहीं होगा, कट ऑफ हो जाएगा। आपके पास जो मैक्सिमम आउटपुट आ सकती है दैट इज बिलो 15 वोल्ट या बिलो वीसीसी, ठीक है। इससे थोड़ा सा कम आप यहाँ पे आउटपुट ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं ले सकते, ठीक है। ये उसकी लिमिटेशन होती है, ये हर एम्पलीफायर की लिमिटेशन होती है। तो आप ये रेजिस्टेंस स्मॉल कर लें तो आपके पास गेन बढ़ जाएगा। आप ऐसे ट्रांजिस्टर यूज कर लें जिसका बीटा ज्यादा है, तो आपका गेन बढ़ जाएगा। लेकिन गेन बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि अब आप यहाँ पे बहुत ज्यादा वोल्टेज दे सकते हैं, जितनी वोल्टेज दे सकते हैं उसकी लिमिट वही रहेगी। गेन बढ़ने का फायदा ये है कि आप स्मॉल सिग्नल, जैसे स्मॉल सिग्नल हो उसको आप लार्ज में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन लार्ज लार्ज में कन्वर्ट करने की जो लिमिट है वो यही डिफाइन करेगा, +15 वोल्ट और ये -15 वोल्ट। कॉम्प्लीमेंट्री पुश पुल एम्पलीफायर की पावर एफिशिएंसी ज्यादा होती है, बट इसका वोल्टेज गेन बहुत ज्यादा नहीं होता। तो दोनों के अपने अपने फायदे होते हैं, क्लास ए के भी और क्लास ए बी के भी। अगर आपको ज्यादा एफिशिएंसी चाहिए तो फिर आप क्लास ए बी एम्पलीफायर यूज करते हैं, बट इसका वोल्टेज गेन बहुत ज्यादा नहीं होता, सिग्निफिकेंट वोल्टेज गेन नहीं होता। वोल्टेज गेन क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे पास ये जो ट्रांजिस्टर है ना, इसको अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये कॉमन कलेक्टर की फॉर्म में कनेक्ट हुए हैं। कैसे कैसे कॉमन कलेक्टर है? क्योंकि आप इनपुट दे रहे हो बेस पे, ठीक है, और आउटपुट आप कहाँ से ले रहे हो? एमिटर से। अगर आप आउटपुट लेते हैं कलेक्टर से तो ये कॉमन एमिटर होता है। कॉमन कलेक्टर, इसमें भी ये इसका एमिटर है, ठीक है, ये एमिटर है, और इस केस में भी ये इसका एमिटर है, एरो वाला जो पॉइंट है वो एमिटर है। तो दोनों केसेस में आप आउटपुट एमिटर से ले रहे हो। जब आउटपुट एमिटर से लेते हैं तो वो कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर बन जाता है।
ठीक है। और कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर में आपको पता है कि इसका वोल्टेज गेन 1 होता है। तो जो क्लास बी ए बी पुश पुल एम्पलीफायर है उसमें आपके पास एफिशिएंसी तो हाई हो जाती है, लेकिन वोल्टेज गेन ज्यादा नहीं मिल सकता आपको। तो ये दोनों इसका ट्रेड ऑफ। ओके, सो आप दोनों एम्पलीफायर को डार्लिंगटन पेयर से भी रिप्लेस कर सकते हैं अगर आपको ज्यादा गेन चाहिए। तो डार्लिंगटन पेयर पुश पुल एम्पलीफायर भी बन जाता है। तो उसमें आप क्या करते हैं कि क्लास जो ऊपर वाला ट्रांजिस्टर था उसको भी आपने डार्लिंगटन पेयर से रिप्लेस कर दिया और नीचे वाले को भी डार्लिंगटन पेयर से रिप्लेस कर दिया। डार्लिंगटन पेयर ऑलरेडी कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में होता है, तो इससे आपके पास बहुत ज्यादा गेन आ जाता है। लेकिन अब इसमें क्या हो रहा है, क्योंकि दो ट्रांजिस्टर हैं, दो ट्रांजिस्टर का जो गेन है उसको ओवरकम करने के लिए अब आपको इस पॉइंट पे कितने वोल्ट चाहिए, 1.4 वोल्ट चाहिए। ठीक है, तो अब 1.4 वोल्ट के लिए अब आप दो डायोड यूज कर रहे हो। सिमिलरली यहाँ पे आपको -1.4 वोल्ट चाहिए, इसके लिए भी आप यहाँ पे दो डायोड यूज कर रहे हो। सो अगर आपको ज्यादा करंट गेन चाहिए और आपने क्लास ज्यादा एफिशिएंसी भी चाहिए, फिर आप क्लास ए बी पुश पुल एम्पलीफायर यूज करते हैं और उसमें ट्रांजिस्टर की जगह आप डायलेंटन पेयर अटैच कर देते हैं। और डायलेंटन पेयर की क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन को रिमूव करने के लिए आपको अब दो डायोड यूज करने हैं यहाँ पे। कि मैं ऑलरेडी आंसर कर चुका हूँ उसका। तो इससे रेलिवेंट एग्जांपल्स हैं आप हमारे पास 7.3, 7.4, 7.5, ये आपने सॉल्व करनी है और इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप इससे कंसल्ट कर सकते हैं।